एफपीआरटी के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूं। मुझे पहले भी आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिल चुका है, इसलिए मैं शायद थोड़ा सा परिचय सा फील करता हूं। जैसा कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बेस डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा प्रपोजल फॉर्म। इसी प्रपोजल फॉर्म के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और यही प्रपोजल फॉर्म जो जिस प्रोसेस को हम लोग अंडरराइटिंग कहते हैं का एक बेस डॉक्यूमेंट होता है। प्रपोजल फॉर्म का हर एक कॉलम अपने आप में कुछ मीनिंग रखता है, उसका एक मायने होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम बहुत सारे लोग वैसे तो कई सालों से उस पर काम करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ों को ठीक से डेसिफर या डिकोड नहीं कर पाते हैं। मैं अगले फ्राइडे को आपसे इस मुद्दे पे ही रूबरू होऊंगा और हम लोग कोशिश करेंगे मिलजुल करके कि प्रपोजल फॉर्म के एक एक लाइन का, एक एक कॉलम का क्या मतलब है और उसका क्या रिलेवेंस है और हमें हर लाइन का क्यों ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर हम लोग अगले फ्राइडे को मिलते हैं। नमस्कार। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। जैसा कि हमारी एफपीआरटी की ये परंपरा है कि हम जो अपनी कक्षा की शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद शेयरिंग से लेते हैं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं यदि किसी के पास भी कोई अच्छी शेयरिंग है तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे, जिससे कि हम उसको अनम्यूट करके सुन पाए। है किसी का डिजिटल हैंड? राजेश जी? नहीं है, कोई डिजिटल हैंड नहीं है। कोई डिजिटल हैंड नहीं है? नहीं। इसका आज कोई शेयरिंग नहीं किसी के पास? कोई बोर्ड मेंबर कुछ शेयरिंग करना चाहता है क्या? चलो ऐसा करते हैं कि हम आज की जो हमारे जो स्पीकर हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं और लास्ट में जब सवाल जवाब का टाइम आएगा और उस टाइम तक जैसे व्यूअरशिप हमारी और बढ़ जाती है, उस टाइम पे किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग होगी तो उस टाइम पे ले लेंगे हम। तो मैं आज के जो हमारे स्पीकर हैं प्रोफेसर पांडे, उनको छोटा सा ब्रीफ में, डॉक्टर पांडे हमारे पास पहले भी कुछ बार आ चुके हैं और हमारे एफपीआरटी से परिचित हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो पिछले 10 सालों से बिमटेक, एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक एज ए फैकल्टी है। इससे पहले उन्होंने 20 साल तक LIC के साथ काम किया, जिसमें 15 साल वो इंडिया के अंदर रहे और 5 साल वो मस्कट ओमान में रहे। उसके साथ साथ उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो BHU से ग्रेजुएट हैं और प्रोफेशनल MBA किया हुआ है उन्होंने। और अभी 2 इंश्योरेंस कंपनी में जहाँ पे क्लेम्स में कोई डिस्प्यूट होता है उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी है, उसके वो मेंबर हैं। और इस ब्रीफ में हम जानने के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर मनोज पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं अकेला आमंत्रित करूँ ये ठीक नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग उनको आमंत्रित करें और चैट बॉक्स में उनको वेलकम पांडे सर की लिखेंगे तो जो हमारे स्पीकर हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि वो हमें बहुत कुछ देने के लिए आए हैं और आज हम उनसे काफी कुछ ज्ञान लेने वाले हैं। तो ओवर टू प्रोफेसर पांडे सर। धन्यवाद अतुल जी। दिख तो मैं रहा हूं, मैं खुद भी देख सकता हूं। मेरी आवाज सही आ रही है?
है सर, आपकी आवाज सही आ रही है सर। हाँ, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो FPRT राजेश चेतन जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इनवाइट किए हो। और चूंकि मैं पठन पाठन और फैकल्टी मेंबर हूं, तो किसी भी मामले में जहाँ की ज्ञान शेयर करना है, जो भी भगवान ने अभी तक दे रखा है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने तय किया था वो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जिंदगी में जो चीजें बहुत सिंपल होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो सबके लाइफ को टच करती हैं। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन में हैं, अब मेरा भी लगभग अब 30 साल हो जाएगा, इंडस्ट्री प्लस एकेडमिक मिला करके। और मेरे ख्याल से सभी जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, ज्यादातर लोग इसी एज ग्रुप या इसे कुछ सीनियर लोग भी, बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं। तो इस प्रोफेशन का जो पहला जो काम होता है, ऑफ कोर्स लोगों को बीमा के बारे में कन्विंस करना, वो तो होता ही है, जो सबसे टफ होता है। लेकिन जहां जो रियल बीमा की शुरुआत होती है वो होता है प्रपोजल फॉर्म के भरने से। और वो जो प्रपोजल फॉर्म जो 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है LIC का, जो मुझे अभी तक याद है, हालांकि कल जो मैंने निकाला है ये प्रिंट आउट, ये तो बहुत 11 पेज का है। और मैं बताऊं अतुल जी की मुझे बहुत खुशी हुई कि इस क्लास के बहाने कम से कम मैंने जो लेटेस्ट प्रपोजल फॉर्म है उसको मैंने डाउनलोड किया और मैं देख पाया कि कितने चेंजेज हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जब कुछ असाइनमेंट मिलता है तो हम भी बच्चों से अलग नहीं, जब असाइनमेंट मिलता है तभी काम करते हैं। तो मेरा भी कुछ उद्धार हुआ है इस मामले में। तो ये जो प्रपोजल फॉर्म होता है ये शुरुआत ही नहीं होती है, बल्कि ये अंत तक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम हिस्सा होता है। और जो भी डिसीजंस आगे होते हैं, खास करके आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो पहला 3 साल का जो टाइम फ्रेम होता है, बाद में हम आएंगे सेक्शन 44 पे, वो बड़ा ही अहम होता है। तो कोई भी डिस्प्यूट अगर एराइज होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये प्रपोजल फॉर्म ही देखा जाता है कि गलती किसकी है। या तो कस्टमर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया तो वो पेनलाइज होगा, या कस्टमर ने अगर सही जानकारी दे रखी है और इंश्योरेंस कंपनी ने कोई लेथार्जीपन दिखाया है, कोई डिले दिखाया है, तो वो पेनलाइज होंगे, खास करके शुरू के 3 सालों। इसलिए ये प्रपोजल फॉर्म का जो एक एक लाइन है, हर लाइन का एक अपना महत्व है। और प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और आप लोग देते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कैजुअल रखते हैं, हम देते भी हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे, जो बोलते हैं ना डेसिफर वर्ड होता है कि ढूंढ के कुछ समझने की कोशिश कर, तो हम लोग उसका आज एक प्रयास करेंगे। मेरे पास ऑनलाइन वाला है, हो सकता है कि आपके पास जो प्रिंटेड फॉर्म है उसके थोड़े से सीक्वेंसिंग या नंबर में आगे पीछे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एनीवे भाव तो वही है और हम लोग उसी से जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, प्रपोजल फॉर्म बड़ा ही बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और इसके एक एक लाइन का अपना महत्व होता है। मूलतः जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो 4 भाग में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं KYC, नो योर कस्टमर। बड़ा ही क्रूशियल चीज हो गया है, खास करके आज के जमाने में, जबकि पहले जैसा सिंपल नहीं है कि जो अभिकर्ता ने लिख दिया या जो लिख दिया गया वही फाइनल है, राशन कार्ड। अब तो हम डिजिटल इकोनॉमी में इतने बंधे चले जा रहे हैं कि हम कहीं झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, हमारा टेलीफोन का अगर हमने कनेक्शन ले रखा है, वहां जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है, तो हर जगह। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका एड्रेस वगैरह हर जगह एक जैसा होना चाहिए। तो पहला सेक्शन जो होता है वो होता है नो योर कस्टमर, आप हैं कौन। दूसरा जो सेक्शन होता है प्रपोजल फॉर्म में वो होता है कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो। पॉलिसी के साथ साथ पॉलिसी के अलग अलग कंडीशन भी हैं। मैं इस प्रपोजल फॉर्म में देख रहा हूं कि जीवन 2-4 पॉलिसियों के अलग अलग डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप वो पॉलिसी ले रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन उस पॉलिसी से संबंधित। तो आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो, कितने की ले रहे हो, पॉलिसी केवल ले रहे हो या पॉलिसी के साथ आप राइडर बेनिफिट ले रहे हो, यानी आपका जो प्लान का डिटेल है वो है। जो तीसरा सेक्शन होता है वो बड़ा ही अहम है और वो होता है आपके खुद के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी। और ये बड़ा ही क्रूशियल होता है जब हम सेक्शन 44, जब रिपुडिएशन वगैरह की जब झंझट आती है हमारे लाइफ में, वहां ये डॉक्यूमेंट बड़ा ही क्रूशियल होता है। और जो चौथा होता है वो होता है जो लास्ट पेज पे हम लोग बिना पढ़े मोस्ट ऑफ द टाइम, विथ ड्यू रेस्पेक्ट,
मैंने भी इतना डिटेल कभी नहीं पढ़ा था जब तक मुझे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने भी कम से कम 6-7 प्रपोजल साइन किए, कभी नहीं पढ़ा कि वो 4-5 लाइनों में क्या लिखा हुआ, सीधे दस्तखत किया, डेट डाला, बात खत्म। ठीक है, भरोसा था कि LIC का हम एम्प्लॉय भी हैं और LIC में काम करते हैं तो गलत तो नहीं लिखा हो। तो वो जो डिक्लेरेशन होता है लास्ट पेज पे, वो थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर के पहले वाला, वो भी अपने आप में बहुत क्रूशियल होता है। और इस तरह से कोई भी टिपिकल प्रपोजल फॉर्म, चूंकि हम लोग फॉर्म नंबर 300 की बात कर रहे हैं, ये वो प्रपोजल फॉर्म होता है जब हम अपने आप के ऊपर बीमा लेते हैं और अपने बिहाफ पे खुद साइन करते हैं। ऑफ कोर्स फॉर्म नंबर 360, 340 बदल जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बदल जाएगा, क्योंकि वहां थोड़ा मामला अलग हो जाता है कि दस्तखत करने वाला व्यक्ति अलग होता है और जिसका जीवन का इंश्योरेंस होता है वो आदमी अलग होता है। लाइफ प्रपोज्ड, लाइफ इंश्योर्ड, वहां अंतर आ जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो पहला जो डिटेल मांगा जाता है किसी भी प्रपोजल फॉर्म में, वो होता है आपके एजेंसी का डिटेल, कि आपका एजेंसी नंबर क्या है, आपका एजेंसी का एक्सपायरी क्या है। जितने सीनियर लोग बैठे होंगे उन्हें याद होगा कि आज से 15 साल 20 साल पहले ऑडिट की टीम आती थी LIC के ऑफिस में, तब वो जब खोजबीन करते थे सैंपल बेसिस में, तो मालूम होता था अरे यार ये तो एजेंट का एक्सपायरी हो गया था लाइसेंस, और इसके बाद इसका बीमा भी इश्यू हो गया, एजेंट को कमीशन भी रिलीज हो गया, DO को इंसेंटिव भी रिलीज हो गया। फिर वो एक रिकवरी नोट बनती थी, उनसे पैसा वापस मांगा जाता था, MR से कटाइए, जमा कीजिए, वो सब नलिफाई किया जाता था। ये इंफॉर्मेशन किस लिहाज से क्रूशियल है, क्योंकि IRDA ये कहता है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है वो बीमा नहीं बेच सकता है। तो आपके IRDA लाइसेंस का सारा हिसाब आपके ऑफिस के कंप्यूटर में है। जैसे ही आपका एजेंसी कोड डाला जाएगा सिस्टम में अंडरराइटिंग डाटा एंट्री स्टेज में, इमीडिएटली दैट डाटा विल बी क्रॉस चेक कि आपका लाइसेंस की वैलिडिटी है कि नहीं है, और अगर वैलिडिटी नहीं है तो प्रपोजल आगे ही नहीं बढ़ेगा, बात खत्म। जाइए अब आप अपना प्रपोजल मतलब अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कराइए, या घर में कोई दूसरा लाइसेंस है तो उसके नाम से एंट्री करा लीजिए। यानी वो जो एक पोस्ट इफेक्ट दिक्कतें होती थी वो रुक गई। तो पहला तो ये है कि आपका लाइसेंस सही है तभी प्रपोजल आगे बढ़ेगा, एक बहुत बड़ा समस्या खत्म हो गया। साथ में उसमें अगर आप क्रिया के मेंबर के थ्रू हैं तो उनका कोड नंबर या आपके विकास पदाधिकारी का कोड नंबर है, वो इसलिए है कि उनको जो इंसेंटिव मिलना है वो वहां से उनको मिल जाएगा। दूसरा जो एक कॉलम है जो हम अक्सर नहीं भरते हैं, वो ऑटोमेटिक जब डाटा एंट्री होती है तो वो ऑटोमेटिक प्रपोजल फॉर्म में आ जाता होगा, और वो होता है कि आपका इनवर्ड नंबर क्या है, आपका प्रपोजल नंबर क्या है, आपने अपना FPR कब जमा किया, प्रपोजल डिपॉजिट कब जमा किया, या आपने प्रपोजल आने के बाद ही इनवर्ड पड़ेगा। यानी एक डॉक्यूमेंट है, एक डेट है जो बहुत ही क्रूशियल है। नॉर्मली हम उन चीजों को केयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां की अंडर राइटिंग में डिले हुआ हो, प्रपोजल ऑफिस में सबमिट हो गया हो लेकिन ऑफिस की लापरवाही के कारण वो अननेसेसरी डिले हुआ हो, प्रपोजल फॉर्म ही गायब हो गया हो, बाबू के टेबल के अंदर छुप गया हो, उस केस में अगर पार्टी का डेथ हो गया तो ये जो डाटा है ना, जो हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते, बड़ा ही क्रूशियल साबित होगा। ये वो डाटा है जो ये प्रूव करेगा कि कस्टमर ने अपनी तरफ से सारी सबमिशन दे दिए थे, प्रपोजल फॉर्म भी दे दिया था, उसने पैसा भी दे दिया था, उसके प्रपोजल फॉर्म में ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है जिसके कारण कि उसे पॉलिसी नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर सब कुछ ठीक रहा और अननेसेसरी डिले हुआ, एज पर लॉ, एज पर जो IRDA का जो डिक्टेट है उसमें यह है कि 15 दिन के अंदर किसी भी प्रपोजल का डिसीजन आ जाना चाहिए। डिसीजन आने का मतलब है या तो आप कहो कि हाँ आपका प्रपोजल हो गया, या आप ये तो कहो कि आपके प्रपोजल में ये कमी है, और उसका एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं है, प्रपोजल पेंडिंग रह गया और अगर डेथ क्लेम आ गया, बिल्कुल ये राइट बनता है कस्टमर और उस एजेंट का कि आप उस क्लेम को दाखिल करें। और केसेस हैं, कंपनियां भी कंसिडरेंट होती हैं, वो क्लेम को एक्स ग्रेसिया पेमेंट बेसिस पे क्लेम को सेटल किया जाता है। मेरी लाइफ में कम से कम एक केस ऐसा हुआ है जहां की इस तरह का क्लेम सेटल हुआ है। जैसा कि अतुल जी ने बोला, हम क्लेम कमेटी के, रिव्यू कमेटी के मेंबर भी हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के। खैर अभी तक तो मैं 2 साल से वहां हूं, कोई ऐसा क्लेम नहीं आया है, लेकिन इंटेंट हमेशा रहेगा कि अगर पॉलिसी होल्डर का कोई दोष नहीं है,
तो क्लेम को सेटल किया जाए। इसलिए वो जो कॉलम है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो सेक्शन है, सेक्शन 1, जिसको कहा जा सकता है डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, ये केवाईसी टाइप है, लेकिन आज के डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो बदल गया है। पहले कम्युनिकेशन का माध्यम या तो ऑफिशियल लेटर होता था या एजेंट के थ्रू जो कम्युनिकेशन आता था, खास करके जब प्रपोजल पॉलिसी बनी नहीं होती थी। अब सब कुछ बदल गया है, हम सभी आदमी डिजिटल पे जा रहे हैं, ट्रांजिशन फेज है, हर जगह डिजिटल सही ढंग से लागू नहीं हुआ है। बहुत सारे ऑकवर्ड केसेस भी हमें मिलते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर या लिंक्डइन वगैरह पे लोग पोस्ट करते हैं, उस केस स्टडी को बना करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अभी ट्रांजिशन फेज है, कंपनियां अपने आप को एकदम डिजिटल मान के चल गई हैं, लेकिन हकीकत है कि वो डिजिटल नहीं है, अभी ट्रांजिशन है और ना ही कस्टमर उतना फुली डिजिटल है। हम में से बहुत सारे लोग डिजिटली तैयार नहीं है, लेकिन कंपनी ये मान लेती है कि हम डिजिटली तैयार हैं। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा गैप अभी भी है, और इस लिहाज से यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, खास करके आपका जो मोबाइल नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर मत दीजिए। कल मोबाइल नंबर पर कम्युनिकेशन और एसएमएस लीगल कम्युनिकेशन माना जाएगा। आपने अपने भाई का, बहन का या अभिकर्ता का एजेंट डाल दिया है, नंबर डाल दिया है, वो दिक्कत कर सकता है। इसलिए हर चीजें जो भी है, आपका डिटेल, आपका नाम, पिताजी का नाम, घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए दो जगह काम आता है, एक तो आता है आपसे करस्पॉन्डेंस करने के लिए, दूसरा होता है कि कंपनियां इन चीजों को फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी यूज करती हैं। आपका जो केवाईसी डिटेल है, आधार कार्ड नंबर है, आपका जो पैन कार्ड नंबर है, एक तरह से ये आपकी आने वाले समय में ये आपकी एक जन्मपत्री है। केवल आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं और फिर कंपनी को सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आईआरडीए का एक विंग है जिसका नाम है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, और आने वाले समय में ये नियम जाएगा कि हर इंश्योरेंस कंपनी आपस में एक दूसरे के साथ क्रूशियल चीजों को शेयर करेंगी। अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप हैं क्लेम मैनेजर्स के सारे, इसमें एलआईसी के लोग नहीं रहते हैं अभी, थोड़ा सा बल्कि उनका इस बात का दुख होता है कि एलआईसी पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनके जितने भी क्लेम हेड है, उनका एक अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होता है। जब कोई बड़ा क्लेम आता है तो दे शेयर डाटा विथ ईच अदर, और आपको जान के इस बात का आश्चर्य होगा कि आधा क्लेम जो रिपुडिएट होता है वो उस इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप के कारण होता है, क्योंकि एक जगह क्लेम सेटल हो गया होता है, वो जो फ्लैश करते हैं तो दूसरे आदमी को मालूम होता है, अरे बाप, मेरे यहाँ भी यही आदमी, यही आधार कार्ड नंबर और यही नाम का आदमी का भी क्लेम हमारे यहाँ पेंडिंग है, और वो बच जाता है। तो केवाईसी जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बड़े केसेस में तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के चीजों में भी वो उसको यूज करते हैं, इसलिए यहाँ बिल्कुल सावधानी के साथ, कोई डॉट में गलत नहीं, ईमेल में एक डॉट चेंज हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, इसलिए इसको रखना जरूरी है। आपको जान के इस बात का आश्चर्य होगा कि आज एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एसेट्स के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपया ऐसा पड़ा हुआ है जो इंश्योरेंस कंपनी लोगों को देना चाहती है, अनक्लेम्ड अमाउंट। लोगों ने पॉलिसी लिया, 5-6 साल चला लिया, उसके बाद पॉलिसी सरेंडर नहीं हुई, मतलब पॉलिसी पेड अप स्थिति में चली गई, बंद हो गई, मैच्योरिटी का समय आ गया, पेड अप क्लेम है, कंप्यूटर तो डाटा थ्रो कर देगा कि कितना इस बंदे को पेमेंट करना है, अब उस बंदे से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। और इसमें लगभग 7-8 हजार करोड़ तो एलआईसी का खुद का है, बाकी लोगों का 2-3 हजार करोड़ होगा। आप बिलीव कीजिए, 10,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आईआरडीए की डंडा उन पे चलता रहता है कि आप इसको क्लेम सेटल करो, खत्म करो, खत्म करो। कहां से करेंगे, क्योंकि फोन नंबर काम नहीं कर रहा है, एड्रेस पे चिट्ठी भेजी जाती है, वो डिलीवर नहीं हो रही है। इंश्योरेंस कंपनियां बाहरी लोगों का हेल्प लेती हैं, समर इंटर्नशिप में बच्चों को लाइक बैठाती हैं कि जरा गूगल पर करो, फेसबुक पे करो, कैसा आदमी को कोई मिल सकता है क्या, लिंक्डइन पे खोजो। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंटेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दैट 10,000 मनी इज नॉट बीइंग, और क्या होता है, हर महीने कुछ इकट्ठा हो जाएगा। खैर, समय के साथ चीजें बदलेंगी, जब सब डाटा अच्छा रहेगा तो पेमेंट हो भी जाएगा। तो इंफॉर्मेशन अबाउट ईमेल, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, अब ये सब चीजें हैं जो पुराने केसेस के हैं, समय के साथ चीजें बदल जाएंगी।
केवाईसी मैंने आपको ऑलरेडी बोला। देखिए, इसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक वर्ड आया है सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, शायद एनसीआर या कुछ टाइप होगा, मुझे खुद भी नहीं मालूम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑक्यूपेशन, बड़ा ही क्रूशियल। नॉर्मल आदमी के लिए दिक्कत नहीं है, अगर आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं नो इश्यू, अब हमारे जैसे फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं नो इश्यू। लेकिन ये दिक्कत तब आ जाएगी जब व्यक्ति कहीं मिलिट्री में काम कर रहा हो, पुलिस में काम कर रहा हो, हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम कर रहा हो, रिफाइनरी में काम कर रहा हो, ऑयल रिग पे काम कर रहा हो। वहां आप ओएनजीसी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास, नो इश्यू। लेकिन आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसमें कॉलम है नेचर ऑफ जॉब, दैट इज वेरी क्रूशियल। आप ओएनजीसी के इंजीनियर हो और आप ओएनजीसी के हेड ऑफिस में बैठ करके आप बाबूगिरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप ओएनजीसी के इंजीनियर हो और आप बॉम्बे हाई रिग पे काम करते हो जहां ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है, सप्लाई होता है, आपका रिस्क प्रोफाइल बदल जाता है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि अभी जो अरबियन सागर में जो समुद्री तूफान आया था उसमें लगभग 100 या 150 लोगों का डेथ हुआ था, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग काम कर रहे थे, ठीक है उसमें लापरवाही भी आई होगी लेकिन रिस्क तो है ना। तो एक ओएनजीसी का इंजीनियर ऑफिस में काम कर रहा है या वो इंजीनियर ऑयल रिग पे काम कर रहा है, दोनों में बहुत ही अंतर है। और वो इंफॉर्मेशन अगर आपने गलती से ठीक नहीं दी, दैट कैन बी ए डिस्प्यूटेबल। मिलिट्री में आप काम कर रहे हो, आप पैरा ट्रूपर हो कि जनरल सिपाही हो, इट मेक्स द डिफरेंस। खास करके आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और अगर दिया जाए तो किस रेट पे दिया जाए। आपको पॉलिसी तो खैर मिलेगा लेकिन रिस्की पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो बड़ा ही क्रूशियल होता है। मिलिट्री के लोगों के लिए तो और एक इंपॉर्टेंट है कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, पिछली बार आपका हेल्थ चेकअप क्या हुआ है। तो यहां मेरा सिंपली ये कहना है कि केवल आप पूछिए उनसे कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, उस जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे अंडरराइटिंग डिसीजन बदल सकता है। और अगर गलत इंफॉर्मेशन या मैं गलत नहीं कहता हूं, कोई जानबूझ के देता, अनजाने में भी अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है और अगर उस रिग पे डेथ हो गया और 3 साल से कम अगर पॉलिसी चली हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपने क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपने हमें नहीं दी थी। चलिए, उसके बाद कुछ होते हैं डिक्लेरेशन आपके हैं उसी में कि आपके अगेंस्ट में कोई कोर्ट केसेज वगैरह, क्रिमिनल केसेज, सिविल कोर्ट केसेज चल रहा है नहीं चल। चलिए, सिविल तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उसमें कोई आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्ट चल रहा है, थोड़ा भी छोटा भी, उसको मेंशन करना चाहिए। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अपने ब्रांच वजह से बोलेगी कि आप जरा इस केस को जरा ठीक से तहकीकात कर लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, इसको मोरल हैजार्ड रिपोर्ट कहते हैं, वो दे देंगे, चीजें सुधर जाएंगी। हाँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप खुद अभी करता है, आपका भी एक रिपोर्ट जाता है, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है। कोई आदमी किसी गलत काम से जेल में गया था, उसने आपको बताया नहीं, आपसे उनकी दोस्ती 4-5 सालों की ही है और पहले से वो जेल गए हुए हैं, ये ठीक है, क्लेम रिपुडिएट होगा या नहीं होगा, एक आपके कैरेक्टर, आपके काम करने के तरीके पे क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाएगा कि आप ठीक से लोगों को नहीं बताते हो। मेरा खुद का एग्जाम्पल, अच्छा, ये सब जो केवाईसी नॉर्म है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्जरी रोकने के लिए। एक मैं केस आपसे सेटल करना चाहूंगा। हमारे छपरा ब्रांच के अभिकर्ता, चेयरमैन क्लब मेंबर, बहुत ही रेस्पेक्टेड मेंबर, आप में से बहुत सारे लोग इस लेवल में आ गए हो कि आप अपना एक सब एजेंट भी रखते होगे अपने रेफरेंस देने के लिए। उन्होंने एक बीमा कर दिया एक कैंडिडेट का, सारा डॉक्यूमेंट सब सही। होता क्या है कि जब आप एसीआर भरते हो ना, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो लोगों की एक आदत होती है, उसमें क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डू यू नो दिस मैन, सिंस लॉन्ग आप लिखते हो, नॉर्मली मत लिखो। आप लिखो कि मैं इसको 10 दिन से जानता हूं, मैं महीना भर से जानता हूं, साल भर से जानता हूं, क्योंकि सिंस लॉन्ग का मतलब हो गया कि सारी जिम्मेवारी आप अपने माथे पे ले रहे हो। केस ऐसा हुआ, क्योंकि वो बड़े अभिकर्ता थे, क्लिया मेंबर भी थे, और ये 10 साल नहीं 7-8 साल पहले की बात है। बीमा हो गया व्यक्ति का, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सब। 1 साल बाद वो बंदा, बिहार में ही एक जगह है कटिहार, वहां उसको स्पेशल पुलिस फोर्स ने पकड़ लिया, एंड ही वाज बेसिकली ए टेररिस्ट। और ये एलआईसी की पॉलिसी उसका लेने का मुख्य मतलब था केवल एक अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। अब जब मामला फंस गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, एलआईसी के पास केस आया, एजेंट से पूछा गया भाई आप इनको कब से जानते हो, आपने तो लिखा है सिंस लॉन्ग, और मामला वहां फंस गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 300 साल की आमदनी और इज्जत तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे
पूरा उस एजेंट से सिंपैथी है। हमारे गांव के बगल के एजेंट हुआ करते थे, लेकिन एजेंसी चली गई, चेयरमैनशिप खत्म हो गया एंड ही वाज बार्ड। अब आप समझिए कि जो 50-55 की उम्र में आदमी जो 30 साल तक LIC की एजेंसी कर चुका था, अचानक रोड पे आ गया, और फोरफीचर ऑफ कमीशन, क्योंकि ये मामला CBI वगैरह तक चला गया, विजिलेंस तक चला गया। अब आप समझिए छोटी सी गलती, इसलिए आप लोगों को रखिए अपने बीमा लेने के लिए, लेकिन जब आप बीमा पर दस्तखत करते हो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है। इसलिए KYC, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत था, क्योंकि फर्जरी होती है। मेरे खुद के ब्रांच में मैंने खुद विजिलेंस केस किया, मैंने खुद FIR करके रखा है। हमारे एक सीनियर अभिकर्ता पिछले 6 सालों से हर साल एक बीमा किरण पॉलिसी उस वक्त हुआ करती थी, सस्ती सी पॉलिसी हुआ करती थी। फिक्सियस आदमी, जो आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम पे बीमा करते थे, 4 साल तक प्रीमियम देते थे अपने पॉकेट से, और 4 साल के बाद जो गांव का जो पटवारी होता है उससे लेकर के डेथ सर्टिफिकेट लेकर के दोनों की मिली भगत थी, और उन्होंने 6 क्लेम 3-3 लाख रुपए के लिए थे। 7वां क्लेम पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया वो मैं बाद में बताता हूं। 7वां क्लेम पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेरे लिए बड़ा क्रूशियल डिसीजन था वो, क्योंकि उस 7-6 क्लेम में से 3 क्लेम तो मैंने ही पास किए थे। विजिलेंस में भेजने पे ये भी डर था कि मेरी नौकरी का क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने विजिलेंस में डाला। LIC वाज ग्रेट, मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आई, लेकिन हाँ इस तरह के केसेस होते हैं। तो KYC नॉर्म बड़ा ही दिक्कत है, और आज के समय में तो और फर्जरी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के बारे में आता है, कि आपने इस पॉलिसी के पहले कितनी पॉलिसियां ले रखी हैं। केवल LIC से नहीं, बाकी इंश्योरेंस कंपनी से भी ले रखी है, उसका भी डिटेल दीजिए। बड़ा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बहुत लोग नहीं भी देना चाहेंगे, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, बताना उनको चाहिए कि सर अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो ये कोई दिक्कत बाद में पैदा कर सकता है। वो बोलेंगे आपको क्या लेना देना, आप भी बोलेंगे कि यार बहुत बहस करूंगा तो बिजनेस चला जाए, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी तो उनकी है, लेकिन एज ए अभिकर्ता ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको इस बात को बताएं कि इंफॉर्मेशन नहीं देना किस तरह से आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, खास करके जब आप नहीं रहोगे और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। तो कितनी पॉलिसियां आपकी हैं, किस कंडीशन पे हैं, किस किस दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों से है, क्या वो लैप्स है, क्या वो रिवाइवल में है। चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है, हकीकत है, मैं क्लेम रिव्यू कमेटी का मेंबर हूं, जब कस्टमर को फ्रॉड करना होता है, जब उसे इस बात की जानकारी होती है कि मेरी जिंदगी छोटी है, परिवार को मैं कुछ दे करके जाऊं, तो वो डिस्परेट होता है, वो 10 जगह से पॉलिसी लेता है, वो केवल आप ही से नहीं ले रहा है, और साथ ही साथ जितनी उसकी पुरानी पॉलिसियां अगर लैप्स कंडीशन में पड़ी हुई हैं उसको भी वो रिवाइव करने की कोशिश करता है। और उस लिहाज से आप बिलीव करें, आधे जो केसेस रिपुडिएट होते हैं उसमें मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही होता है कि उसने 4 जगह से पॉलिसी और ले रखी थी और हमसे भी ले रहा था, सब जगह से रिजेक्ट हो जाता है। तो ये क्रूशियल है। नॉर्मल देखिए, मैं कुछ भी कह रहा हूं, एक कहावत है ना, हाथी निकल जाता है उसका पूंछ फंस जाता है, बहुत ही हिंदी में कहावत है, वही स्थिति होती है। 99% केसेस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो नहीं होगा एक ही केस में, लेकिन वो केस आपके कैरियर, आपके मान जब सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे गांव के बगल के चेयरमैन क्लब मेंबर, CI मेंबर, 30 साल की एजेंसी, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि नसीब खराब था उनका, मैं ये मान, अदरवाइज वो काम सभी करते हैं। लेकिन अब एक कस्टमर मिल गया जो टेररिस्ट था, जो अरेस्ट हो गया, जिसके अगेंस्ट में CBI आ गई, NIA आ गई, वगैरह वगैरह। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि नॉमिनी बनाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब डेथ क्लेम होता है तो नॉमिनी को ही पैसा दिया जाता है। बहुत सारी सुधार हुई है इसमें 2015 के अमेंडमेंट के बाद, तो नॉमिनी का कॉलम होता है। और जो बाद में जो सुधार हुआ उसमें यह भी प्रोविजन कर दिया गया है कि आप परसेंटेज भी बता सकते हो, कि भाई बीवी को 50%, 2 बेटियां हैं तो उनको 25-25% आप कर सकते हो। पहले ये प्रोविजन नहीं था। अगर एक बच्चा या आपका नॉमिनी कोई माइनर है तो आपको अपॉइंटी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और अतुल जी जवाब नहीं देंगे इसका, चैट में आप बताइए कि नॉमिनी का तो कॉलम है लेकिन असाइनमेंट का कॉलम क्यों नहीं? प्रपोजल फॉर्म में नॉमिनी का कॉलम है लेकिन असाइनमेंट का कॉलम क्यों नहीं है?
आप लोग चैट बॉक्स का बहुत अच्छा यूज करते हैं, फटाफट कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, प्रपोजल फॉर्म में नॉमिनी का नाम मांगा जाता है, लेकिन असाइनी का नाम क्यों नहीं मांगा जाता है? क्योंकि सर असाइनमेंट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जब तक वो बंदा मालिक है तो प्रपोजल का मालिक तो लाइफ अश्योर्ड है। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो ये आफ्टर थॉट डिसीजन, पहले वो मालिक तो बने तभी तो ट्रांसफर कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे नहीं बोलना है। क्योंकि पॉलिसी जब इश्यू हो जाती है तो वो आपके फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बन जाता है। मालिक बनेंगे तभी तो किसी को देंगे ना। तो सर सुरेश सर ने बिल्कुल सही कहा, यही क्वेश्चन का आंसर भी था। चलिए उसके बाद आती है जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही क्रूशियल है कि आप पॉलिसी लेना क्यों चाहते हो। ठीक है, वो तो हम लोग लिख देते हैं, फॉर सेविंग एंड इंश्योरेंस, वो इसका इशू नहीं है। वेदर द पॉलिसी इज अंडर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सेल्फ फाइनेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, HUF, MWP। देखिए मेरी खुद की जिंदगी में मैं 20 साल तक LIC में काम किया, लेकिन मेरे अपनी लाइफ में मैंने कभी कोई पॉलिसी MWP एक्ट में नहीं देखा। जबकि अलग अलग लोकेशन पे उसका बहुत प्रेफरेंस है, बहुत जगह। जैसे मेरा मित्र था मध्य प्रदेश के एक शहर में, वहां सिंधी लोग बहुत थे, वहां वो बोला कि हमारा हर अल्टरनेट पॉलिसी जो होता था वो MWP एक्ट में आता था। मैं सिर्फ जानना चाहूंगा आप में से कितने व्यक्ति हैं जो MWP एक्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत लोग बिजनेस कम्युनिटी से हैं, आपके क्लाइंटल बेस भी बिजनेस कम्युनिटी से हैं। MWP एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 19 पता ना 1882। विनोद गोस्वामी जी जानते हैं, नवीन दुबे, अच्छा हाथ अपना जरा रेज कर दीजिए, बनाइए, मेरा दिख नहीं रहा दूसरों का। ओके विनोद जी आप अपना हैंड वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक कर दे रहा है मेरा आंसर। यस आई नो, शिवस जी कह रहे हैं, एवरीवन, दैट्स ग्रेट। सिंपल सी बात है, जब हम पॉलिसी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रहता है कि हम नहीं रहेंगे तो इनको पैसा मिलना चाहिए। जैसा कि सुरेश सर ने कहा, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होता है। तो अगर आपने कहीं किसी से कर्ज ले रखा है, बैंक से किसी और से कर्ज ले रखा है, तो उस व्यक्ति का आपके प्रॉपर्टी पे पहले हक बन जाता है। तो अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, डेथ हो गया, वो बंदा आएगा और आपकी वाइफ से, नॉमिनी जो है उनसे पहले उसका हक होगा, वो पैसा लेके चला जाएगा। अगर आप इस बुरे हालात से बचना चाहते हैं, एक उपाय है कि प्रपोजल भरते वक्त एक एडिशनल प्रपोजल भरिए। एक फॉर्म होता है MWP एक्ट का, उसको भरिए और वो पॉलिसी डे 1 से MWP एक्ट के अगेंस्ट में इश्यू हो जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि कोई भी क्रेडिटर आपके उस पैसे को, जो कि आपका पैसा तो खैर होगा ही नहीं, MWP एक्ट का मतलब होता है कि आपने जो पॉलिसी लिया डे 1 से आपने अपनी पत्नी के नाम से साइन कर दिया। असाइनमेंट भी नहीं है, बेसिकली वो एक ट्रस्ट टाइप बन जाता है और उस पैसे को कोई टच नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग यू। आपको भी पैसा नहीं मिलने वाला, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बीवी से बेतहा करते हैं प्यार, तो MWP से मत कीजिए इनकार। प्रेस्टीज कुकर का बहुत अच्छा ऐड था, मुझे हमेशा याद आता है, मैं इसको कोट करता रहता हूँ। चलिए उसके बाद जो कॉलम है वो ये है कि आप कौन कौन सा राइडर लेना चाहते हो। तो मैं देख रहा हूं इसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर है, आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर है, प्रीमियम वेवर राइडर है और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है। प्लीज दिमाग में रखिए बिल्कुल कि नॉर्मली छोटी सी पॉलिसी में क्या होता है कि हम हर जगह टिक कर देते हैं, सब में श्योर्ड हम लोग डाल देते हैं, चलेगा छोटी सी पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी में नहीं चलेगा। क्योंकि ठीक है प्रपोजल फॉर्म तो वही है, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि राइडर जो बेनिफिट्स होते हैं उनके अंडरराइटिंग कंडीशन बेस पॉलिसी से अलग भी हो सकते हैं, खास करके क्रिटिकल इलनेस राइडर। और क्रिटिकल इलनेस राइडर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सीडेंटल राइडर में तो कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप 10 करोड़ का बेस पॉलिसी बेच रहे हो, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर केवल 25 लाख तक ही अवेलेबल हो। यह भी संभव है कि आप लंबा पॉलिसी ले, क्रिटिकल इलनेस राइडर का छोटा ले, तो वो भरते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर बेचते वक्त जरा सा कस्टमर से ठीक ठाक उसको समझा दें। क्योंकि मुझे एक आया था, मेरे पास एक SMS मैसेज आया था हमारे
फैकल्टी कलीग का उनके दामाद जी ने भेजा था। उनको एजेंट ने ऐसा समझाया था, नाम मैं नहीं लूंगा कंपनी का, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें सिंपल ये लिखा था कि अगर आपके किडनी, हार्ट और ये अंग में कुछ भी बीमारी होती है तो आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर से पैसा मिलेगा। तो मैंने अपने सीनियर कलीग को बोला कि सर ये इतना आसान नहीं है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट क्रिटिकल इलनेस राइडर में ही होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ना बेचें, बिल्कुल बेचें, लेकिन कस्टमर को इस बात का एहसास करा दें कि केवल किडनी में स्टोन हो जाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। किडनी फेल होना जरूरी होता है, बाईपास सर्जरी होना जरूरी होता है, चीजें बदल जाती हैं। हर कंपनी का अपना अलग अलग नियम है। वो जो क्रिटिकलिटी का जो डिफिनीशन है वो बड़ा क्रूशियल है। और इसमें फिर वही बात आती है, क्रिटिकल इलनेस राइडर बेचने के चक्कर में क्लेम फंस गया तो आपकी पूरी इज्जत स्टेक पे आ जाती है, क्योंकि एजेंट तो बोलता है कि आपने बताया ही, सॉरी कस्टमर बोलता। इसलिए वहां थोड़ा ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपका प्लान नंबर है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो, कितने का ले रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सब चीजें तो सिंपल है। उसके बाद कुछ इसमें मैं देख रहा हूँ कि LIC आधार स्तंभ, LIC की जो पॉलिसियां हैं, पता ना कौन सा है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। मैं चूंकि इन पॉलिसियों के बारे में डिटेल नहीं जानता हूं, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अब फैसिलिटी आ गया है कि डेथ क्लेम आप लमसम लेंगे, जिसको सेटलमेंट ऑप्शन बोलते हैं, वो क्वेश्चन है। पोर्टल के बारे में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। बाकी चीजें तो अगर थोड़ा बाएं दाएं है तो चलेगा, अगर एज अगर 1 साल कम लिखा गया गलती से चलेगा, लेकिन ये जो हेल्थ रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। एक समय आने वाला है बहुत जल्दी मतलब, बल्कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स का बहुत अच्छा यूज होता है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्री फिल्ड प्रपोजल फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कंप्यूटर में या अभिकर्ता जो मेरे होंगे या LIC के सॉफ्टवेयर में मेरा सिर्फ नाम डाला जाएगा, मनोज कुमार पांडे, आधार नंबर दिस, और उसके बाद LIC का जो प्रिंटर होगा वो मेरा प्रपोजल फॉर्म मेरी सारी जानकारी के अनुसार वापस बना करके भेज देगा। आप लोगों को क्या लगता है ये स्टेज आने में कितने साल लगेंगे कि मैं सिर्फ अपना नाम और आधार कार्ड नंबर दूंगा, मेरी आइडेंटिटी दूंगा, और LIC ऑफिस खुद ही मेरा प्रपोजल फॉर्म भर के हमें केवल बोलेगा कि भाई साहब अब आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, बात खत्म। कितना समय लगेगा? आपका क्या उम्मीद है जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है? दस साल, 7 साल, 2 साल, 2 साल, 1 साल में तो खैर नहीं होने वाला है क्योंकि टाइम थोड़ा लगेगा इसमें। राघव बोल रहा है 10 साल। ये सब बच्चे हम लोग से ज्यादा जानकारी, इसको मालूम होगा लेटेस्ट क्या चल रहा है। एनीवे, खुशी की बात यह है कि जितने भी लोगों ने इनपुट में जवाब दिया सबने ये माना कि ये सच्चाई हो सकती है आने वाले समय में, समय बदल सकता है, 7 साल 10 साल लग सकता है। यस, ये पॉसिबल है। और मुझे भी लगता है कि 5 साल में कम से कम हर आदमी के लिए नहीं तो कम से कम कुछ लोगों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। प्रपोजल फॉर्म में हम क्या मांगते हैं? आधार कार्ड हमने दे दिया ना, मेरा सारा KYC आपको मिल जाएगा, मेरा पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, मेरा आधार कार्ड मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर से जुड़ा हुआ है, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि मैं पिछले 10 सालों से कितने का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं। मेरा आधार कार्ड मेरे पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है, मैं किस किस कंट्री में विजिट करता हूं, कहीं खतरनाक आदमी तो नहीं हूं, काइंड ऑफ थिंग, वो भी पता चल जाएगा। अभी रेड फोर्ट के कॉर्नर से, रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को घोषणा किया था कि इंडिया में नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसका क्या मतलब है कि मैं किसी भी, अभी बन रहा है उसमें कंसेंट भी चाहिए, मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं, मैं किसी भी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाऊं, मेरा आधार कार्ड के बेसिस पे मेरा जो भी डायग्नोसिस, मेरा जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो सर्वर में अवेलेबल रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी वहां से मेरा हेल्थ डाटा ले लेगी कि पिछले 5 सालों में पांडे साहब कहाँ कहाँ कितनी बार ब्लड टेस्ट कराए हैं, उसका रिपोर्ट क्या है, कितनी बार हॉस्पिटल गए हैं, क्या किए हैं। उसके बाद हमारे बैंक में कितना पैसा है, बैंक वाला बता देगा। सबसे खराब बात कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, सिविल स्कोर क्या है, 7.5 के ऊपर है कि 4.5 है, फर्जरी वाला मैं आदमी हूं कि नहीं हूं, वो बता देगा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट डाटाबेस वो बता देगा कि इस आधार कार्ड वाले नंबर के व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। अंतर क्या है
डाटा बिल्डअप होना चाहिए। मेडिकल वाला डाटा बिल्डअप नहीं है, बाकी हर जगह लगभग तैयार है। और मुझे बहुत ही शौक लगा कि लगभग 1.5-2 साल पहले मुझे एक दूसरे बैंक से फोन आया कि सर आप लोन ले लीजिए आपका। देखिए, हाँ, आप लोग भी आता होगा, मैंने अपनी सेंट्रो गाड़ी यहाँ ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल हुंडई के डीलरशिप से खरीदी है। आप बिलीव नहीं करते हैं कि जैसे ही मेरा रिन्यूअल, तीसरा रिन्यूअल ड्यू होगा दिसंबर में, जैसे ही रिन्यूअल नजदीक आता है मुझे 4 डिफरेंट दूसरे इंश्योरेंस कंपनियों से फोन आने लगता है। उनके पास मेरा नाम है, उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, उनके पास मेरे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पास ये भी मालूम है कि मैंने किससे बीमा ले रखा है। हालांकि ये सारा इलीगल है, मैं बता दूं। मैं पहले उनसे यही पूछता हूं कि आपको ये डाटा मिला कहां से, तो फोन काट देते हैं। लेकिन है तो ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगा। आपका वाहन जो डाटाबेस है, आप अपना गाड़ी का नंबर डालिए, सारा डिटेल मिल जाएगा आपको, जहां तक मुझे जानकारी है। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि 5-6 साल में मुझे लगता है, केवल हेल्थ वाला जो इश्यू है वो मुझे थोड़ा डिले लग सकता है, क्योंकि लोग उसमें कंसेंट देना पड़ेगा, लोग नहीं देंगे। लेकिन जिन्होंने अगर कंसेंट दे रखा है, प्री फिल्ड प्रपोजल फॉर्म भरने की पूरी संभावना है। अगले 10 साल में तो पक्का हो जाएगा, 5 साल में आधे लोगों का शुरू हो जाएगा। तो हेल्थ वाला डाटा आप कभी भी गलत ना भरें, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपुडिएशन जो होता है वो इसी पे होता है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, टाइम अभी 20 मिनट है। 2 वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एक कहते हैं क्लेम रिजेक्ट हो गया और एक हम कहते हैं क्लेम रिपुडिएट हो गया। इन दोनों में क्या अंतर है? रिजेक्शन ऑफ क्लेम, रिपुडिएशन ऑफ क्लेम, दोनों में ना बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक लाइन में कोई बता सकता है? बताइए। आप चाहें तो माइक ऑन करने में दिक्कत होगी, यस, चैट बॉक्स में। यार ठीक बोल रहे हैं, रिपुडिएशन कैन बी ओपन, यस, बट डिफरेंस क्या है रिजेक्शन एंड रिपुडिएशन? चलिए, थोड़ा लंबा होगा तो मैं आपको बता दूं। यहाँ रिजेक्शन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम ना बोलते हैं कस्टमर को, इसलिए ना बोलते हैं क्योंकि आपको क्लेम मिलना ही नहीं था। यानी पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन में वो क्लेम है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी को पॉलिसी दिया, बेस पॉलिसी तो आपने दे दिया, गलती से आप ही से एक्सीडेंटल बेनिफिट टिक नहीं हुआ, तो क्या होगा? पॉलिसी इश्यू हो जाएगी विदाउट एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट। अब उस बंदे का डेथ हो गया एक्सीडेंट से, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी बेसिक सम एश्योर्ड या बोनस जो भी होगा, एक्सीडेंटल क्लेम नहीं देगी। अब आप आओगे, बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो एक्सीडेंटल क्लेम दे दो, यहां कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट करती है, क्योंकि आपके पॉलिसी में वो बेनिफिट था ही नहीं। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और हॉस्पिटल में आप भर्ती हो गए, बाईपास सर्जरी हो गई, और आपने क्लेम ठोक दिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया मुझे तो मेरा हॉस्पिटल का बिल दे दो। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट करेगी क्योंकि वो पेएबल ही नहीं है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन। रिपुडिएशन जो हमारे लाइफ में हमेशा तंग करता है, हम रिपुडिएशन वो कंडीशन है जबकि क्लेम तो पेएबल था, टर्म्स कंडीशन में है, बट वी आर नॉट पेइंग टेकिंग द शेल्टर ऑफ सेक्शन 45। यानी हम ये कह रहे हैं क्लेम तो आपको मिलने वाला था, लेकिन चूंकि आपने अपने प्रपोजल फॉर्म में गलत जानकारी दी थी, झूठ बोल करके, झूठ बोलना आप मैं वर्ड यूज करें उसको आप अन्यथा न लें, गलत या इनसफिशिएंट जानकारी दे करके आपने पॉलिसी ले ली, इसलिए सेक्शन 45 के तहत हम आपको क्लेम नहीं देंगे। सेक्शन 45 केवल पहले 3 साल के लिए ही लागू है आज के डेट में, इसलिए 3 साल के बाद वो रिपुडिएशन वर्ड आएगा ही नहीं। रिजेक्शन तो कभी भी आ सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये जो सेक्शन है पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स ऑफ हेल्थ एंड हैबिट, दैट इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम सेक्शन 45। थोड़ा बहुत भी अगर हेल्थ के बारे में अगर आपने जानकारी नहीं दे पाए, गलती से आदमी भूल गया, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को मालूम हो गया, पहले 3 साल में वो क्लेम नहीं देने के क्षमता में है। किसी मेंबर ने लिखा था कि रिपुडिएशन कैन बी, यस इट कैन बी, क्योंकि क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मैनेजर क्लेम को रिपुडिएट कर देगा, कस्टमर फिर रिप्रेजेंटेशन देगा, वो आएगा क्लेम रिव्यू कमेटी में, और क्लेम रिव्यू कमेटी लुकिंग इन टोटलिटी, भाई कस्टमर का एक अपना ब्रांड इमेज है, कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आती हैं।
कभी कभी बिजनेस डिसीजन लिया जाता है। बड़े से बैंक का एक बड़ा सा केस है, भैया सब कुछ गलत है फिर भी यार इसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एक्स ग्रेसिया पेमेंट इसको दे दो। जो अतुल जी ने कहा, उस तरह के क्लेम रिव्यू कमेटी का मैं भी मेंबर हूं। पिछले मीटिंग में 8 क्लेम ऐसे आए थे जिनको की रिव्यू के लिए डाला गया था। उस 8 में से 6 क्लेम तो हम लोगों ने कहा कि नहीं भैया रिपुडिएशन ठीक है, डोंट पे। लेकिन 2 केसेस में ये सहमति बनी कि लुकिंग एट द सिचुएशन ये क्लेम को पेमेंट कर दिया जाए। तो यस, ए रिपुडिएटेड क्लेम इज सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड पेमेंट। तो जिस भाई ने, जिस मेंबर ने वो जो पहला जवाब दिया था उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेक्शन फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में आता है कि आपके कितने भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर क्या है, भाई बहन सिस्टर। मैंने वो कहा था ना आपको कि बाद में बताऊंगा कि वो क्लेम कैसे फर्जरी पकड़ी गई थी हमारे ब्रांच में, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था एज ए ब्रांच मैनेजर FIR करने में। हुआ क्या था कि प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि वो तो फेक आदमी के ऊपर था, सारा डिटेल तो एजेंट को ही भरना होता था, तो उन्होंने उस प्रपोजल फॉर्म में फैमिली हिस्ट्री में भाई के आगे नील, बहन के आगे नील लिख दिया था, यानी नो ब्रदर नो सिस्टर। लेकिन जो नॉमिनी था वो उनका भांजा था। अब जब क्लेम सेटलमेंट हुआ तो जो हमारे ऑफिसर थे, HGA थे उस समय, अब तो ADM कैडर के ऑफिसर हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया कि जब प्रपोजल फॉर्म में भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो भाई साहब ये भतीजा कहां से पैदा हो गया? तो प्लीज सबमिट योर एक्सप्लेनेशन एंड गिव ए फैमिली ट्री, जो आता है। यही क्वेरी हुआ और वहां से वो कहानी की शुरुआत हुई। फिर होता है ना, एक बार जब कोई गलत करता है तो वो गलत करता जाता है। फाइनली इट वाज फाउंड दैट दिस पर्टिकुलर केस वाज फिक्सियस। क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया अपने ABM सेल्स से, तो मालूम हुआ कि इस गांव में इस नाम का आदमी इस पिता का पुत्र था ही नहीं कभी। एनीवे, फिर शक पैदा हुआ कि भाई साहब ये तो पुराने एजेंट हैं, जरा इनका क्लेम हिस्ट्री देखा जाए। तब मालूम हुआ कि 1996 से लेकर के 2003 तक उन्होंने 6 क्लेम ले चुके थे ऐसे लोगों के ऊपर, 18 लाख ले चुके थे। ये 3 की और तैयारी थी जो बंद हो गई। खैर FIR वगैरह हुआ, सारा पैसा रिकवर हो गया, वो अलग बात है। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बहन का एज क्या है। भाई बहन के एज से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा अनटिल वहां आपकी हेरिडिटरी डिजीज हो, जिससे डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सब चीजें अगर मदर फादर को है और भाई बहन को भी है, तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल अंडरराइटिंग को इफेक्ट करता है। लेकिन उतना क्रुशियल नहीं है, लेकिन है। जैसा कि मैंने बताया, एक मामला इसी में फंस गया था। उसके बाद कुछ डिटेल्स है वो हमारे फीमेल मेंबर्स के लिए होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड एक ऐसा स्टेज है लाइफ में जो कि रिस्क को इंक्रीज करता है, ये हकीकत है। पहले तो जितने हमारे सीनियर अभिकर्ता होंगे उनको मालूम था कि एक क्लॉज भी लगा करके हम लोग अंडरराइटिंग करते थे। समय के साथ सारी चीजें बदलती जा रही हैं, क्योंकि अब देहातों में भी मेडिकल कंडीशन अच्छे होंगे, शायद LIC ने वो क्लॉज विड्रॉ भी कर लिया हो। लेकिन प्रेगनेंसी के समय बीमा देना अभी भी, अगर आप देखेंगे LIC का सर्कुलर, चूंकि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था वही सर्कुलर, तो अभी भी है कि 4th या 5th मंथ के बाद बीमा नहीं मिलता है, आपको डेफर करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी होने के बाद, बच्चे के डिलीवरी होने के बाद, द पॉलिसी कैन बी इशू टू द फीमेल लाइफ। मैं कुछ छूट तो नहीं रहा हूँ? हाँ, चलिए। तो ये सब चीजें जरूरत होती है, फादर मदर प्रेगनेंसी। हाँ, हस्बैंड का इंश्योरेंस, खास करके लेडी लाइफ में। कल ही मेरे पास एक फोन आया है, जो हमारे पुराने मित्र टाइप एजेंट है हमारे देश छपरा ब्रांच में, मामला फंसा हुआ है उनका। मामला यूं फंसा हुआ है, कैजुअल बिहेवियर थोड़ा सा, हस्बैंड का बीमा किए हुए थे, नो डाउट, इसमें कोई गलत नहीं है। 5-6 लाख का कुछ जीवन श्री टाइप कुछ पॉलिसी था। वाइफ का पॉलिसी कर दिए 3 लाख का, विदाउट रियलाइजिंग कि जिस दिन बीवी का बीमा कर रहे हैं उस दिन उनके हस्बैंड की जो वाइफ पॉलिसी है वो 1 साल से लैप्स कंडीशन में पड़ी हुई है। नाउ द वाइफ इज हाउस वाइफ, टिपिकल देहात वाली, जो गांव की एरिया का बात है ये। अब जब क्लेम आ गया, वाइफ पहले मर गई, उसी ब्रांच में सारी पॉलिसियां हैं, स्टेटस निकाला गया, तब मालूम हुआ कि जिस दिन आपने 3 लाख रुपया का वाइफ का प्रपोजल ब्रांच में सबमिट किया, उस दिन उनके हस्बैंड के ऊपर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं था। 5 लाख का जीवन श्री प्लान था, लेकिन साल भर से बंद था। अब देखिए कितना छोटा सा मामला है, लेकिन अब केस फंस गया। क्योंकि एक हाउस वाइफ को, केस मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले का है, 2-3 साल से केस फंसा हुआ है।
हाउसवाइफ को बीमा तभी मिलता है जब उसके हस्बैंड के पास इक्वल अमाउंट का बीमा हो। यही केस है। अब डिटेल मुझे उतना नहीं मालूम है। मैंने उनसे कहा कि भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके सीनियर डीएम को फोन तो नहीं कर सकता इन सब मामलों में। सीधी सी बात है, LIC छोड़े मेरे 10 साल हो गए, दोस्ती अलग, रिश्ते अलग। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फीमेल के केस में काइंडली थोड़ा सा, अगर वो हाउसवाइफ है, अगर वो इनकम टैक्स पेई हैं, अगर वो खुद कमा रही है तो मामला अलग हो जाता है। लेकिन हाउसवाइफ के केस में हस्बैंड के साथ जो लिंकेज है वो बड़ा क्रूशियल है। और उसको नहीं, क्वेश्चन है विनोद जी का कि बीमा लेने के बाद अगर लाइफ इशू नहीं है, बीमा लेने प्रपोजल फॉर्म भरने के दिन की जो स्थिति है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अरे आज मैं प्रोफेसर हूँ, अच्छी खासी सैलरी है, मैं आज 1 करोड़ का बीमा ले सकता हूँ, कल मुझे डायरेक्टर साहब पिंक स्लिप दे सकते हैं कि पांडे जी नमस्ते जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जिस दिन मैं प्रपोजल फॉर्म भर रहा हूं उस दिन जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। समय तो बदल जाएगा, कल मेरी स्थिति दूसरी हो सकती है। लेकिन आपके क्वेश्चन का एक जवाब है जो लास्ट पेज पे अभी आने वाला है, और वो है लास्ट पेज जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। जो मैंने कहा ना कि आंख मूंद के साइन करते हैं, आंख मूंद के साइन तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसमें 5 चीजों का डिक्लेरेशन हम लोग देते हैं। 5 थिंग्स। पहला, अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। पहला है हम ये शपथ देते हैं, शपथ ही डिक्लेरेशन का मतलब शपथ टाइप ही होता है। हम इंश्योरेंस कंपनी को ये वादा देते हैं कि भाई साहब, मतलब सर जी, जो भी है कंपनी, इस प्रपोजल फॉर्म में जो कुछ भी चीजें लिखी हुई हैं आज के डेट में वो मेरी जानकारी वस्तु स्थिति के अनुसार बिल्कुल सत्य है। और अगर इसमें कोई भी गलत पाया गया आगे तो सेक्शन 45 के अंतर्गत आप फ्री हैं कि आप हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, रिपुडिएट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मैं अभी इस वक्त इस दस्तखत के साथ मैं उन सारे ऑफिशियल्स को, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो, हमारा लॉयर हो, इन सबको मैं, मतलब मैं ये एक तरह से आप कहिए कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि अगर कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, अगर मेरे बारे में कोई भी जानकारी इनको आपसे लेने के लिए आपके घर पहुंचे तो आप मेरी तरफ से पूर्णतः, क्या बोलते हैं, फ्री हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरे जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, सामने वाला व्यक्ति उसको डाइवर्स करने के लिए, शेयर करने के लिए मेरी तरफ से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये क्यों आता है? जब क्लेम का इन्वेस्टिगेशन होता है और जब इंश्योरेंस कंपनी एक लेटर भेजती है हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल वाला बोलता है नो नो, दिस इज ए मैटर ऑफ प्राइवेसी, वी कैन नॉट डाइवर्ज और शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लाइंट, उनका पेशेंट। फेयर इनफ। तब LIC ये डिक्लेरेशन उनको थमा देती है कि देखिए, बीमा लेते वक्त आपके कस्टमर ने, आपके पेशेंट जो हमारा भी कस्टमर था, उसने ये आपको फ्री दे रखा है, आपको मुक्त करके रखा है कि आप उसका इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं वही कहता हूं, इस तरह के केसेस 1000 में एक भी नहीं आते होंगे, लेकिन आते हैं, मामला फंसता है। तो दूसरा पॉइंट हम ये देते हैं कि वकील, हॉस्पिटल, इनकम टैक्स अथॉरिटी, क्या क्या है, बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स भी बता सकते हैं, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, खास करके बड़े बड़े पॉलिसीज में, जबकि प्रपोजल के डेट और इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी में गैप हो सकता है, 10 दिन 15 दिन, मेडिकल के केसेस हैं तो, बड़े केस है तो हो सकता है महीने भर का भी गैप हो सकता है। आप यह डिक्लेरेशन देते हो कि प्रपोजल फॉर्म के साइन करने और पॉलिसी इश्यू होने के बीच में अगर मेरे स्टेटस में, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, हेल्थ स्टेटस हो, कुछ भी हो, जो कि अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे स्टेटस में कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको तुरंत आपको जानकारी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने मजाक में कहा, आज मेरी अच्छी खासी सैलरी है, 1 करोड़ का मैं इंडोमेंट प्लान साइन कर दिया, मेडिकल चूंकि 50+ हूं, मेडिकल लंबा लिस्ट है, CEO जेडो का चक्कर पड़ गया, प्रपोजल अभी अंडर कंसिडरेशन है, चिट्ठी पत्री आ जा रही है। इन द मीन टाइम डायरेक्टर साहब ने बोला, पांडे जी राम राम, कल से मत आइएगा, नौकरी चली गई। नाउ वेरी क्रूशियल चेंज इन माई लाइफ, माई फाइनेंशियल स्टेटस हैज चेंज्ड,
नाउ दिस इज माई ड्यूटी कि मैं तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को बताऊं कि बाकी चीज तो ठीक है सर, लेकिन मेरी नौकरी चली गई, आज के डेट में मैं बेरोजगार हूं। ये अलग बात है कि मैं क्वालिफाइड हूं, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, आज के डेट में मैं आज बेरोजगार हूं और इंश्योरेंस कंपनी इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ए कॉल कि बीमा दे या ना दे। अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया, इट विल बी ए ब्रेच ऑफ सेक्शन 45। चलिए, चौथा है कि मेरे, इसी से रिलेटेड है कि मेरे केवाईसी 9 में अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और पांचवा जो मैंने आज पढ़ा पहली बार कि आपके लिए, इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले समय में एसएमएस, ईमेल टाइप जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। यानी आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे मतलब क्लेम का ये नहीं आया, फॉर्म नहीं आया इसलिए मैं समय पे जमा, भाई बात खत्म है। आपसे अंडरटेकिंग ले लिया गया कि कोई भी कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होगा, एसएमएस से होगा, ईमेल से होगा, वो भी बाध्य होगा, वो एक कम्युनिकेशन होगा। पहले इस तरह के बहुत सारे केसेज आते थे, जो लोग थोड़े लड़ाकू नहीं, जो लिटिगेंट टाइप होते थे, तो वो मांगने आते थे और हम लोग को देना पड़ता था कि भैया आपका क्लेम का इंटीमेशन ही हमको नहीं आया। पहले जमाने में 20 साल पहले आपका हमारा 2 लाख मिलना था, आपने हमें बताया नहीं तो मैं कैसे आता आपके ऑफिस में, और हम लोग मतलब पीनल इंटरेस्ट बोलते हैं वो हम लोग देते थे। और खैर हाँ, ये भी कंडीशन है, छठा कंडीशन है, आप एग्री करते हो कि बारिंग द बेसिक प्रीमियम, अगर सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स में चेंज किया जाता है वो एडिशनल प्रीमियम आप आगे भरोगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि जीएसटी पर अगर 18% या 4% या 10% हो गया प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे से वादा खिलाफी कर रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वादा खिलाफी उतना ही तक करेगी अगर वो अपना बेस प्रीमियम बदल रही, जो कभी बदल ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, टैक्स बढ़ गया, घट गया तो फायदा भी होगा, बढ़ेगा तो आपको देना है। तो ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 ये 6 पॉइंट मैंने लिखा है डिक्लेरेशन के बीच में, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। 6 एग्रीमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, 6 डिक्लेरेशन हम देते हैं प्रपोजल फॉर्म। अब मैं थोड़ा सा समय है 2-3 मिनट, सेक्शन 45 जस्ट बहुत ही क्रूशियल है, सबसे क्रूशियल है। पहले क्या था कि बेसिकली इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 आदमी के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और पार्टी के बीच में, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। आप जो बोलते हो ना, उसको इंश्योरेंस कंपनी बहुत हद तक मान लेता है। केवल बड़े बड़े केसेज में, इन्वेस्टिगेशन 10 लाख 15 लाख के बीमा में आप जो बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी मान लेगा। मतलब क्या, वो आपसे सहमत कह रहा है कि हाँ आप जो बोल रहे हो मैं बिलीव कर। लेकिन अगर आपने झूठ बोल दिया तो बीमा हो गया, तो आप धोखा दे रहे हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो। इसलिए पहले 2 साल का समय दिया गया था इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर आप डेथ क्लेम आ जाए या कोई भी आपको वैसे भी मालूम अगर हो कि पॉलिसी में झूठ बोला गया है, तो आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो 2 साल। लेकिन 2 साल के बाद भी उनको अथॉरिटी थी इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर 2 साल के बाद कुछ ऐसा मालूम होता है, 2 साल तक तो कुछ भी गलत है तो आप कैंसिल कर दो, लेकिन 2 साल के बाद छोटे मोटे चीज पे आप कैंसिल नहीं कर सकते। तब आपको ये बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन हमसे छिपाया गया था वो बड़ा ही क्रूशियल था और वो इंफॉर्मेशन हमारे अंडरराइटिंग डिसीजन को इफेक्ट कर सकता था कि हम बीमा नहीं भी दे सकते। तो ये पहले का रूल था, डिस्प्यूट होते रहते थे क्योंकि ये मटेरियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ए वेरी डिस्प्यूटेबल एस्पेक्ट। पता ना 2015 में आया ना, 2015 या 16 में, तब इसको बदल दिया गया। और आज के डेट में जो रूल है ये कहता है कि IRDA ने, सरकार ने सारी इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल का समय दे दिया, 2 से बढ़ा करके 3 कर दिया कि भैया आपके पास 3 साल का समय है, 3 साल के अंदर अगर आपको कोई भी चीज गलत मिलती है तो आप पॉलिसी कैंसिल कर दो, डेथ क्लेम मत दो। एक मानिए, हम लोग अक्सर सेक्शन 45 को डेथ क्लेम से रिलेट करते हैं, ये सही नहीं है। एक्चुअली अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो पहले 3 साल में इन्वेस्टिगेशन करा ले और अगर प्रपोजल में कोई गलती मिला तो पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, आपको डेथ क्लेम का इंतजार नहीं करना है। लेकिन वर्कलोड इतना होता है कि अक्सर हम लोग डेथ क्लेम में ही उस चीज को देखते हैं। लेकिन IRDA का यही स्टैंड है कि इसका डेथ क्लेम से कुछ लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कि आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए सैंपल चेकिंग करके। ओके, अब उन्होंने ये कह दिया है कि भैया 2 के बदले में 3 ले लो, 3 के अंदर जो करना है कर लो, 3 के बाद हाँ ना नहीं करना है, आपको क्लेम देना है। दैट इज द पोजीशन राइट नाउ। अब उसमें भी लफड़े हैं। अब ये 3 साल की गणना कब से होगी ये डिस्प्यूट में आ जाए।
नॉर्मली ये पॉलिसी के चालू होने से होगी या रिवाइवल्स होगी, वहां तक तो ठीक है। डिस्प्यूट यहां आ रहा है कि जो फर्जरी करने वाले लोग हैं वो हमसे और आपसे ज्यादा तेज होते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि पॉलिसी ले रहे हैं, बंदा मर जाता है, डेथ क्लेम सर्टिफिकेट ले लेते हैं और 3 साल होने का इंतजार कर रहे हैं, और 3 साल जब समय बीत रहा है तब वो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं देखिए अब तो हम 3 साल के बाद आपके पास आए हैं आप। और यहाँ IRDA अभी भी चुप है, ये डिस्प्यूट है, क्योंकि मैं एक पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, मुझे मालूम है IRDA यहाँ क्लियर नहीं है कि 3 साल कैसे और कब कैलकुलेट किया जाए। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे फर्जरी वाले केसेस को, उनका ये मानना है कि पॉलिसी लेने या रिवाइवल से 3 साल इंतजार नहीं करना है आपको कि 3 साल बाद ही हम डेथ क्लेम फाइल करेंगे। वो लोग क्लेम को रिजेक्ट कर रही हैं और ये उम्मीद कर रही है, IRDA चुप है तो ये उम्मीद कर रही है कि कोई ना कोई फर्जरी वाला आदमी सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, वहां से डिसीजन हो जाएगा, बट दे आर रिपुडिएटिंग द क्लेम। बहुत सारी फर्जरी है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, एक एग्जाम्पल दिया वो उस जमाने का था जब मैनुअल पेपर हुआ, हमारे एजेंट का जो मैंने रेफरेंस दिया। आज बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पेपर में भी आया था, यहाँ जहां तक मुझे बताया गया शायद मानव रचना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, कोरोना के कारण हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनका डेथ क्लेम तक सेटल नहीं हुआ, डेथ क्लेम अप्रूव तक हो गया किसी इंश्योरेंस कंपनी में, सारा फर्जरी डॉक्यूमेंट। कोरोना हॉस्पिटल जहां भर्ती थे वहां से उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बेसिस पे डेथ सर्टिफिकेट बना लिया, वाइफ का एक अकाउंट खोल दिया फर्जरी अकाउंट, वाइफ का फर्जरी ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, क्लेम अप्रूव हो गया, लेकिन चूंकि 10 करोड़ का क्लेम था इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने उचित समझा कि जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन टीम भेजा उनके घर, तो मालूम हुआ कि दरवाजा खोलने वाले वही व्यक्ति हैं जिनके क्लेम को इन्वेस्टिगेट करने वो आए थे। एंड देन द 10 करोड़ रुपी वाज सेट। पेपर में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, बड़े माने बड़ा अच्छा सा कहानी था उसमें। तो फर्जरी बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा। किसी पे आंख मूंद के भरोसा करने का जमाना नहीं रह गया, अनलेस अनटिल उस आदमी को आप पर्सनली सिंस लॉन्ग जानते हो। अगर सिंस लॉन्ग नहीं जानते हैं ना, तो बेहतर है कि आप अपने एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आप वही समय लिखे जितने दिन तक आप उनको जानते हो, तो आप रिलेटिवली सेफ रहोगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पूरी तरह सेफ रहोगे। सो सेक्शन 41 बड़ा ही क्या कहा जाए, मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे। रिवेटिंग एक सच्चाई है, पॉलिसी होल्डर पैसा मांग लेते हैं कमीशन में से, ये सच्चाई है। 1931 में एक्ट बना, इंश्योरेंस एक्ट, उस एक्ट में सेक्शन 45 का जिक्र है। इसका मतलब क्या है कि 1938 में भी ये कुरीति थी। तो जो 1931 से लेकर के 2021 तक हम नहीं बदल सके तो भगवान मालिक है, क्योंकि कागज में तो ये आता नहीं है ना देने वाला बोलता है ना लेने वाला बोलता है, और जब तक कागज में नहीं आएगा सेक्शन 45 कोई माने नहीं रखता, सेक्शन 41 कोई माने नहीं रखता, जिसमें रिबेट के प्रोहिबिशन की बात है कि अगर आप इंड्यूस करते हो तो गलत होगा। तो वो कागज ही है। मैंने अपने जिंदगी में 20 साल में कभी भी सेक्शन 41 को इंप्लीमेंट होते नहीं देखा है। IRDA वगैरह जरूर कर रहा है, लेकिन कंपनियों के ऊपर कर रहा है कि आप गलत विज्ञापन दे रहे हो, आपने गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया। अभी हाल में किसी को फाइन किया गया है क्योंकि उनका जो एडवर्टीजमेंट था दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, वो गलत बयानबाजी कर रहे थे। तो वो सब चीजें मेरे ख्याल से मैं 2 मिनट समय एक्सीड भी कर गया अतुल जी। मेरे तरफ से इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मैं ले सकता हूँ। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतुल भैया, मुझे लगता है कि 10 मिनट बढ़ा लें और क्वेश्चन लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूं, क्या 10 मिनट बढ़ाएं या पांडे सर का मोबाइल नंबर सर अगर शेयर करना चाहें तो लोग दे दीजिए सर। दे दें, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, समय बच जाएगा उससे। जिनके मैं भेज रहा हूं, जिनके क्वेश्चंस हैं वो आपसे सीधा पूछ लेंगे, या ईमेल आईडी भी डाल दीजिए सर, आपको मेल भी कर देंगे जिनको पूछना होगा कुछ। चेतन भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आनंद गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए आनंद जी। सर का सेशन 2 घंटे का किया करो आप, आधा घंटे 1 घंटे में ना पूरा नहीं होता। सर का एक कोर्स है, उन्होंने बाकायदा अतुल भैया ने किया है। मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग उस कोर्स को कर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक पूरा उन्होंने प्लान किया। सर बताना उसके बारे में क्या करते हैं।
एक्चुअली कोर्स है हमारा जो 30 घंटे का है, और ये ऑफिशियल कोर्स है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफर किया था, मेरे द्वारा पर्सनली नहीं दिया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइफ इंश्योरेंस, उसका एक बार हम लोग ने पिछले सितंबर अक्टूबर में किया है, और अभी भी कभी भी प्लानिंग की जा सकती है। अगर एफपीआरटी के 20-25 मेंबर भी तैयार हो तो मैं आपके लिए विथ डिस्काउंट लेकर के डायरेक्टर साहब से मैं ऑफर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, अतुल जी को सर्टिफिकेट मिला है, शायद कहीं रखे होंगे अपने ऑफिस में। एंड ये बताइए सर, ये ऑनलाइन होगा या आप बुलाएंगे? ऑनलाइन होगा। हम लोगों ने जो किया था वो सप्ताह में वीकेंड में क्लासेस लेते थे, सैटरडे 3 घंटा और संडे 3 घंटा, इसलिए आपका काम भी बाधित नहीं होता है। तो 6 घंटा पर वीक हुआ तो 5 वीक यानी 1 महीना, 1.25 महीने में वो कोर्स पूरा हुआ था। और उसमें लगभग 36 पार्टिसिपेंट्स थे, आधे लोग इंडिया से थे, आधे लोग नेपाल की इंश्योरेंस कंपनी के थे, और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। और उसका फीडबैक था आपके तरफ से, अतुल जी थे और विकास जी थे ना, अतुल जी 2 आदमी थे, तो इन लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया। और अतुल जी का तो बहुत सहयोग रहा, बहुत क्वेश्चन पूछते थे ये, इनके कारण कोर्स बहुत ही लाइव टाइप चलता था। और उसमें मैं पढ़ाया था, मैंने लगभग 30 घंटे में 20 घंटे मैंने पढ़ाया था, और 10 घंटे जो अंडरराइटिंग और क्लेम का जो सेक्शन था वो मैंने एक हमारे बहुत ही सीनियर प्रोफेशनल हैं बजाज लाइफ और टाटा AIA लाइफ के रिटायर्ड ED डॉक्टर साहब कोडवाल साहब, उन्होंने क्लास लिया था अंडरराइटिंग पे और क्लेम पे। बाकी ये जो पॉलिसी वगैरह मैंने पढ़ाया था। तो 30 घंटे का कोर्स है, वीकेंड में 3-3 घंटा, ताकि सेकंड हाफ आप फ्री रहे। सर लगभग फीस कितनी रहती है? आपके लिए तो मैं डिस्काउंट ले लूंगा 20%, वैसे 10,000 है, 8,000। आप FPRT का अगर ग्रुप आए तो आई विल टेक 20%। देखिए, जो लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा सब करें, मैं खुद भी करूंगा। राजेश चेतन जी, वो लोग मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजना, व्हाट्सएप मत भेजना, व्हाट्सएप में नहीं देखता हूं। मेरा मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूं चैट बॉक्स में, सबके पास हालांकि है, आप लोगों के पास। ये मेरा मोबाइल नंबर है। जिनको ये कोर्स में रुचि हो वो मेरे को एक SMS भेज दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं सर से कोऑर्डिनेट करके एक अगर 25-30 का ग्रुप बन गया तो हम ये 30 घंटे का कोर्स कर लेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि सबको करना ही चाहिए। और सर का मोबाइल नंबर हमने दे दिया है, एंड सर का मेल ID दे दिया है, आप इनसे सीधी बात भी कर सकते हैं। और ओवर टू अतुल जैन। राजेश भाई, हाँ, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, ये FPRT के सभी मेंबर कर सकते हैं या MDRT करेंगे सिर्फ? नहीं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। यस, बहुत कहना है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, आप एक छोटी सी कॉल पे अब हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है कि जब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप अपनी हमारे को आशीर्वचन देने के लिए हमें अवेलेबल होते हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी को बोलूंगा कि वो सरकार थैंक यू, ऑफिशियली थैंक यू बोले। और फिर इस बार एक आश्वासन आपसे हमेशा रखना चाहेंगे कि जब हमें रिक्वायरमेंट रहेगी आप हमारे लिए अवेलेबल होंगे। थैंक यू। एक क्वेश्चन था कि कोर्स हिंदी में होगा क्या? हाँ, अगर FPRT के मेंबर हैं, सभी नॉर्थ के हैं, तो बिल्कुल हिंदी में कोर्स होगा, क्योंकि उसमें हमारे लिए साउथ इंडिया से भी लोग थे। नेपाल वाले तो हिंदी समझते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के लोग के कारण उसको इंग्लिश में करना पड़ा था, हिंदी और इंग्लिश मुझे बोलना पड़ता था बीच में 50%। लेकिन आप लोगों का अगर ग्रुप एक कोहेसिव ग्रुप आए तो हिंदी में क्या, भोजपुरी में भी हो सकता है। अगर बिहार के लोग हो तो बिहारी वालों को अलग, बिहार यूपी वालों को अलग से हो सकता है। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सर पहले तो कुछ सूचनाएं मैं आपको दे दूं। आज बहुत अच्छा सेशन था, 137 लोग, 137 लोग जुड़े हुए थे। मैं आप सबका तालियां बजा के अभिनंदन करता हूं कि आपने आज कमाल का सेशन था, 137 लोगों ने देखा। और FPRT बताना चाहता हूं, मेरे दोस्तों ने मिलकर जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट, ये ट्रस्ट है। तो आप लोग इसको प्रचार प्रसार कीजिए, यहाँ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। हमारे YouTube चैनल पे लगातार हम सारी वीडियोस अपडेट करते हैं। सुनील डैंग, राजेश राठौर का भी मैं धन्यवाद करता हूं, वो लगातार फेसबुक और YouTube के ऊपर वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। पांडे सर का वीडियो भी राजेश भैया, सुनील डैंग जी कब मिल जाएगा YouTube पे?
2 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में। बाद आज ये वीडियो हमारे YouTube पर मिलेगा। पिछले सारे लेक्चर YouTube पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। 2 दिन का सेशन सैटरडे संडे का भिवानी परिवार का है। आप लोग आमंत्रित हैं। मेरी फेसबुक पर लिंक है, वहां से लीजिए। कल अतुल सत्य कौशिक हैं, भागवत गीता और बिजनेस इस पर बात करेंगे। और परसों डॉक्टर जितेंद्र आड़िया हैं जो चक्र बैलेंसिंग पर बात करेंगे। आप दोनों दिन मेरी ओर से, मेरी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। तो मेरी फेसबुक से लिंक ले लीजिए। मेरी फेसबुक राजेश चेतन के नाम से है। दोनों दिन महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, आप सुनिएगा। मनोज पांडे सर के बारे में क्या कहूं। मेरे तो ये जो मेरे दोनों बालक हैं राघव और केशव, उनके गुरु हैं। और मेरे लिए तो ये वशिष्ठ मुनि हैं, और जिन्होंने मेरे बालकों को तैयार किया है। और इतने विनम्र है मनोज पांडे सर। बच्चे लंबे समय पहले इनसे पढ़कर वहां से इंस्टीट्यूट से निकल गए, पर आज भी बच्चों पर इनके पूरी पकड़ है। बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पांडे सर के पास पहुंचते हैं। मेरे घर में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब सर मनोज पांडे जी की चर्चा नहीं होती है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं एक तरह से। और इस तरह से, और ऐसे ही वो एफपीआरटी के भी मेंबर हो गए हैं। एफपीआरटी के सब लोग उन्होंने अपना मोबाइल नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इससे बड़ी बात क्या होगी। आप कभी भी फोन करके उनसे पूछिएगा। और मैं ये चाहूंगा कि ये कृपा करेंगे वो कि अगर हम लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आप सब लोग, मैंने बताया, मुझे एसएमएस पे अपनी कंसेंट दीजिए। मैं जो डायरेक्टर सर हैं हमारे चतुर्वेदी सर, उनसे भी बात करके मनोज पांडे जी से चर्चा करके इस कोर्स को डिजाइन करेंगे और आप सबका बहुत लाभ होगा। मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का यूं ही आप सेवा करते रहें और एफपीआरटी को भी संभालते रहें। आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। शांति पाठ कर लिया जाए। शांति पाठ के लिए मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राजेश जी, सबको अनम्यूट